हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कर्मशीला योद्धा, जहां पर हम इस वक्त एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। अब तक हमने दो चैप्टर्स कवर करे हैं, पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड और दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे आज बच्चों चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के पार्ट 1 का, जिसमें हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स और एल्गी ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे। लाइन बाय लाइन जाएंगे हम एनसीईआरटी में। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो अपनी बुक लेके आप बैठें और मेरे साथ उसको क्लियर करें। तो शुरू करते हैं बिना देरी के, लेट्स गेट स्टार्टेड। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein he suggested the five kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia, Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification of kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. तो हम जानते हैं जो पिछला हमारा चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने क्या देखा बच्चों? आर.एच. विटटेकर के दिए हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, जिसमें अगर आपको याद हो तो प्लांट्स और एनिमल्स हमने डिस्कस नहीं करे, या मैं यूं कहूं तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया हमने डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करा क्योंकि इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और इसको चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था वहां पे बच्चों? हमने पढ़ा था कि कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन आते हैं। आपके मोनेरा आया था, प्रोटिस्टा आया था, फंजाई आया, एनिमेलिया आया और प्लांटी आया। इस चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे किंगडम प्लांटी को। We must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time. वक्त के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझ है प्लांट किंगडम के बारे में, वो समय के साथ बदली है। Fungi and the members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classifications placed them in the same kingdom. पहले क्या था बच्चों? जो फंजाई थे, जो मोनेरा के मेंबर्स थे, जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स थे, जिनके पास सेल वॉल थी, जिनके भी पास सेल वॉल्स थी, उनको हमने पहले किसमें डाल दिया था? प्लांटी में। हमने ये नहीं देखा कि वो यूकैरियोट हैं कि प्रोकैरियोट हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेल। सेल वॉल है फंजाई के पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, हमने उसको किसमें डाल दिया बच्चों? हमने उसको डाल दिया किंगडम प्लांटी में। बट अब हमने उनको इस किंगडम से एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, हमने उनको अब इस किंगडम से बाहर निकाल दिया है। सो द साइनोबैक्टीरिया that was earlier referred to as blue-green algae are not algae anymore. आपको पता है हमने साइनोबैक्टीरिया कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 मोनेरा यू बैक्टीरिया में हमने जिक्र किया था किसका? साइनोबैक्टीरिया का। इसको आप कहते जरूर हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम जरूर है इसका ये, लेकिन हमने इसको एल्गी से क्या किया? हमने इसको एल्गी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्या किया हमने? इसको एल्गी से क्या कर दिया कि बिल्कुल भी पार्ट नहीं है एल्गी का ये। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांटी। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम इस चैप्टर में प्लांट किंगडम के अंडर आता हुआ एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, let us look at the classification within angiosperms to understand some of the concerns that influenced the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters. पहले जो classification था बच्चों, उसमें हम सिर्फ क्या यूज कर रहे थे? हम सिर्फ morphological characters such as habit क्या है, color क्या है, number और shape क्या है leaves का, ऐसे characters यूज कर रहे थे जो vegetative characters पे mainly dependent थे। ठीक है, they were based mainly on vegetative characters or on the endoecium structure given system given by the Linnaeus. Such systems are called artificial. They separated the closely related species since they were based on few characters.
Also, the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know often that the vegetative characters are more easily affected by the environment. ठीक है, बहुत सारा इसमें लिख दिया, हम इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे कि कहा क्या जा रहा है। ये तो हमें समझ आ गया कि कुछ कुछ इस टाइप की बात हो रही है, किस टाइप की, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात हो रही है, पर ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या? देखो बच्चों, जो अर्लीस्ट आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है इसमें हमने क्या किया बच्चों? देखो, पहला सिस्टम है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हमने सिंपली जो कैरेक्टर्स स्टडी हमने करे वो क्या थे? फ्यू, वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हमने वन या फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या किया? पढ़ा, और उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर दिया। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुप कर दिया। अब जब मैं ये कह रही हूं कि हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पढ़ा, तो हम कैरेक्टर्स सच एज किन किन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं? उसकी हैबिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कलर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ लीफ की बात कर रहे हैं, शेप ऑफ लीफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन कैरेक्टर्स को, ये सारे कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकली व्यूड कैरेक्टर्स हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखो, कलर देखने के लिए, नंबर, शेप देखने के लिए आपको इंटरनली प्लांट को देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बाहरी तौर पर प्लांट को देखेंगे और आप उसकी मॉर्फोलॉजी जान जाएंगे। तो हमने वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्या किया? ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया। किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर? कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कैरेक्टर्स सच एज कलर, कैरेक्टर्स सच एज नंबर ऑफ लीव्स, कैरेक्टर्स सच एज शेप ऑफ लीफ। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था ना बच्चों, ये मेनली किस पे डिपेंडेंट था? मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर ये सिस्टम था। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे था ये सिस्टम। और एक जो दूसरा कैरेक्टर है जिसपे ये डिपेंडेंट था वो था एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या पता चला? आर्टिफिशियल, क्योंकि ये इसका नाम है आर्टिफिशियल सिस्टम, इसीलिए इसमें हमने क्या देखा? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, हमने इस पे सिर्फ हैबिट देखी, कलर देखी, एंड्रोशियम देखा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे। इन्हीं के बेसिस पर हमने क्या किया? कुछ ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ग्रुप कर दिया। अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि एंड्रोशियम क्या होता है? ये जो एंड्रोशियम शब्द हम इतनी बार बोल रहे हैं, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव वॉल होता है किसका? एक फ्लावर का, उसको हम कहते हैं बच्चों एंड्रोशियम। आप आगे पढ़ोगे कि इसके अंदर स्टेमेन होता है, एंथर होता है, फिलामेंट पढ़ोगे, आप पॉलन ग्रेन्स पढ़ोगे, ये सारी चीजें आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो आप इसको सिर्फ ये याद रख सकते हो कि ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक है, इसके बेसिस पर हमने क्या देखा? आर्टिफिशियल सिस्टम। अब आर्टिफिशियल सिस्टम के बच्चों प्रोपोनेंट्स कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने ये जो हमें आर्टिफिशियल सिस्टम की समझ पहुंचाई? तो वो थे बच्चों आपके एरिस्टोटल, और थे हमारे लीनियस। ठीक है, एरिस्टोटल और लीनियस। उसके बाद बच्चों हमने यहीं पर देखा था कि देखो, such systems are artificial, they separated closely related species since they were based on few characters. Also artificial system के जो drawbacks हैं वो क्या थे? आर्टिफिशियल सिस्टम ने इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों को, जबकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे वो एनवायरनमेंट से ज्यादा इजिली अफेक्ट होते थे। ठीक है, अब अगर किसी चीज का इफेक्ट दो कैरेक्टर्स पर इक्वल नहीं है तो हम उनको इक्वल वेटेज कैसे दे सकते हैं अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में? कोई तो हमें ऐसा सिस्टम रखना होगा ना जिसमें हम वेटेज अलग उनको दे, क्योंकि जब दोनों एनवायरनमेंट से इक्वली इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर मोर इजिली इफेक्ट है, उसमें और बदलाव, चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर उसी तरीके से एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम दोनों को इक्वल वेटेज नहीं दे सकते हैं।
क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज देता है, इसीलिए ये क्या है बच्चों, ये है आपके आर्टिफिशियल सिस्टम का एक ड्रॉबैक, एक कमी। ठीक है, इसीलिए हमने फिर क्या देखा, फिर आता है हमारे पास एक नया सिस्टम। इसको बैक करने के लिए इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको सही करके हमें और मजबूत सिस्टम, क्लियरर सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम देने के लिए, जो है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम developed, which was based on natural affinities among the organisms and consider not only the external feature but also internal feature like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था बच्चों, हमारे पास सबसे पहले था सिर्फ आपका आर्टिफिशियल सिस्टम। उसके बाद उसमें क्योंकि हमें ड्रॉबैक्स दिखे, ड्रॉबैक्स जैसे कि आपकी जो वेजिटेटिव और आपके जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको इक्वल वेटेज दिया गया। इसको, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक न्यू सिस्टम आया। वो जो न्यू सिस्टम है वो क्या है बच्चों, वो न्यू सिस्टम है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें न केवल हमने एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ा बट हमने उसके साथ ही साथ किसको पढ़ा, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि, अब देखो एक एक वर्ड है, क्योंकि आपने अब तक इसको नहीं पढ़ा होगा इसीलिए आप में इसमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है। फीचर सच एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर, क्या मतलब होता है जब मैं कह रही हूं अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसी चीज का। देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है बच्चों जब आप डीपली हर लेयर को जाके पढ़ेंगे। ठीक है, हर लेयर को जब आप जाके पढ़ते हैं तब आप उस चीज का, हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जब मैं कहती हूँ कि हमने किसी चीज की एनाटॉमी पढ़ी है तो इसका मतलब हम इंटरनली उसको पढ़ रहे हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होती है आपकी एनाटॉमी। ठीक है, जब मैं आपको कह रही हूँ कि हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं किसी चीज की, तो हम उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई ये स्टडी करते हैं हम किसमें, एम्ब्रियोलॉजी में। और जब मैं कह रही हूँ कि बच्चों फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम किसी चीज की, तो हम उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिससे वो बना है, जिनको वो लेके चलता है, जो आगे बनते हैं या बनाते हैं या अफेक्ट होते हैं, उनको लेके पढ़ रहे हैं। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब एवरी लेयर इज स्टडीड, एनाटॉमी मतलब हम इंटरनली उसको पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी मतलब हम डेवलपमेंट और उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, और फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको पढ़ रहे हैं। ये थे हमारे जो हमने एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा जिन फीचर्स पे स्टडी करी। कौन से सिस्टम में बच्चों, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। और ये क्लासिफिकेशन आपको किसमें मिला, सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में मिला, was given by जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये दोनों क्या है, ये है प्रोपोनेंट्स किसके, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। At present, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationship between various organisms are accepted। तो अब हम कौन सा सिस्टम अप्लाई करते हैं बच्चों, अब हम अप्लाई करते हैं आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स पे बेस्ड है। ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, कौन एंसेस्टर, कहाँ से वो आए, कौन सी लीनेज है, जब इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम उनका फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनी पढ़ रहे हैं, और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, this assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। ये क्या assume करता है कि जो organisms सेम टैक्सा में है, आपने टैक्सा शब्द पढ़ा है लिविंग, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, we now use information from many other sources too to help resolve difficulties in classification। तो हम अब सिर्फ यही नहीं अप्लाई करते हैं, हम बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज को अप्लाई करते हैं ताकि हम जो क्लासिफिकेशन है उनमें आने वाली हमारी जो डिफिकल्टीज हैं उनको दूर कर सके। These become more important when there is no supporting fossil evidence। जहां फॉसिल एविडेंस नहीं है वहां आप फाइलोजेनी, वहां आप एवोल्यूशन की स्टडी आराम से नहीं कर पाते, आपके पास कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है आपके पास, कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं है।
अब किसी बच्चे का डाउट आ सकता है कि मैम फॉसिल एविडेंस क्या होता है। देखो बच्चों, आपने फॉसिल शब्द का नाम तो सुना होगा। फॉसिल क्या होता है? जो कुछ चीजों के रिमेन्स होते हैं, ट्रेसेस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो रॉक्स में आपको फाइंड आउट होते हैं, क्योंकि रॉक्स का क्या है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक है, देखो पहले अर्थ हमारे पास यहाँ था, फिर इस पे एक सेडिमेंट्री परत आती गई, लेयर आती गई, ऑर्गेनिज्म जो यहाँ था मरने के बाद यहाँ दब गया, और लेयर आई, और लेयर आई, फिर कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ थे वो दब गए, और लेयर आई। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, इतना प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ऑर्गेनिज्म तो मर जाता है बट उसका फॉसिल बच जाता है। ठीक है, हम इस फॉसिल एविडेंस की बात कर रहे हैं। तो नहीं होते हैं तो उसके अलावा हमारे पास कौन से टूल्स हैं? हमारे पास टूल्स हैं सच एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हम न्यूमेरिकल मेथड्स देख रहे हैं। किस चीज के लिए? सिमिलैरिटी और डिफरेंस देखने के लिए हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं। ठीक है, तो इस मदद को जो हम ले रहे हैं नंबर की हेल्प से, न्यूमेरिकल सिस्टम से, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को पता करने में, ये है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, which is now easily carried out using computers, is based on observable characteristics। तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को, हर कैरेक्टर को, ऑल द कैरेक्टर्स को नंबर असाइन होते हैं, कोड असाइन होते हैं, और उसके बाद द डाटा इज देन प्रोसेस्ड। उसके बाद हम डाटा प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इन दिस वे each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered। तो क्योंकि अब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एक ही बार में क्या हो रहा है बच्चों, हम एक ही बार में मल्टीपल कैरेक्टर्स पढ़ सकते हैं। हम हर कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, और हर कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देने से और मल्टीपल कैरेक्टर्स को पढ़ने से हमारा रिजल्ट और अच्छा आएगा। दूसरा कौन सा हम यूज कर सकते हैं टूल, वो है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी यानी कि बच्चों हम इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होती है? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, हम इसमें किस चीज की मदद ले रहे हैं बच्चों? तीसरी उसकी चीज की, जिसको आप कहते हो कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, it uses the chemical constituents of plants to resolve confusions, are also used by taxonomists these days। तो हम शुरू कहाँ से हुए थे? आर्टिफिशियल से, फिर नेचुरल सिस्टम, फिर आई फाइलोजेनेटिक सिस्टम, उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी पे आ गए, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में मैंने आपको क्या बताया, इसमें हम न्यूमेरिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं हम इसमें? हम यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड का क्या मतलब है बच्चों? मेथड ये है कि हम इसमें क्या दे देते हैं, नंबर दे देते हैं और कोड दे देते हैं। नंबर दे देते हैं और कोड दे देते हैं, किसको? ऑल कैरेक्टर्स को। ठीक है, इसकी वजह से अब हर कैरेक्टर को एक नंबर, एक कोड मिल गया है, इसीलिए अब आप सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी जो भी डिसिमिलर है वो आप फाइंड कर सकते हैं कहाँ? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और एक ही बार में आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते हैं, 100 कैरेक्टर्स को एक ही टाइम पे पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपने देखा दूसरा सिस्टम, जिसको आप कहते हो साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी में आपने क्या देखा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर। और जो तीसरा आपने देखा वो था कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ रहे हैं। किस चीज के? प्लांट्स के। ठीक है, जैसे कि अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या मतलब है, जैसे कि डीएनए सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन कौन से हैं, उनका केमिकल नेचर क्या है, कौन से क्रिस्टल्स फाइंड आउट हो रहे हैं, कौन से एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं।
इनके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इनके बेसिस पर हम कर रहे हैं अपनी कंफ्यूजन सॉल्व, किसको लेकर, क्लासिफिकेशन। तो ये जो इतनी बातें अब तक करी गई हैं वो इसीलिए हैं ताकि क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम इजी बना सके, ताकि हम आसानी से क्लासिफिकेशन कर सकें। ठीक है, तो ये थे आपके, क्या थे ये थे आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम, तीन टाइप के, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका एल्गी, जो हम अब शुरू करेंगे। ठीक है, आप ब्रेक लेना चाहें ब्रेक ले लें, साथ में आना चाहें तो साथ में आ जाएं। एक एक लाइन से हम समझेंगे अब हम एल्गी को। देखो बच्चों, एल्गी क्या है बच्चों, एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग। ठीक है, क्लोरोफिल है उनमें, या क्लोरोफिल कंटेनिंग भी कह सकते हो आप क्लोरोफिल बेयरिंग को। सिंपल है, थाइलॉइड है। थाइलॉइड मतलब क्या होता है बच्चों, थाइलॉइड मतलब जो इनकी प्लांट बॉडी है या जो बॉडी है वो क्या है, वो डिफरेंशिएटेड नहीं है डिफरेंट पार्ट्स में। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम या लीफ। ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, थाइलॉइड। ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड लार्जली एक्वेटिक यानी कि ज्यादातर एक्वेटिक हैं, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं बच्चों और मरीन वाटर में भी मिलते हैं। ठीक है, दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन पे मिलते हैं, सॉइल वुड पर भी मिलते हैं आपको। ठीक है, सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। जब ये फंजाई के साथ एसोसिएशन में होते हैं तो हम क्या कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, लाइकन कहते हैं। एंड एनिमल्स पे, जैसे कि स्लॉथ पियर पे भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी आर हाईली वेरिएबल। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में, बहुत सारे अलग अलग साइजेस में मिलते हैं, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स, जैसे कि वॉलवॉक्स कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म जैसे कि वॉलवॉक्स है एग्जाम्पल, फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। ठीक है, तो देखो अब आपको डाउट आ सकता है कि जब मैं कह रही हूँ कि कॉलोनियल फॉर्म, उसका क्या मतलब होता है, और जब मैं कह रही हूँ फिलामेंटस फॉर्म तो उसका क्या मतलब होता है। देखो पहले वाले का तो मैंने आपको खुद ही बता दिया। जब हम कहते हैं कि कॉलोनियल फॉर्म तो इसका क्या मतलब होता है, बहुत सारे जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है ना वो साथ में रह रहे होते हैं टुगेदर। ठीक है, क्या रह रहे होते हैं टुगेदर, तो वो क्या करते हैं, फॉर्म कॉलोनी फॉर्म कर देते हैं। उनके सेल्स लूजली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कभी वो टेम्पररी कॉलोनीज होती हैं, कभी परमानेंट कॉलोनीज, उसमें नहीं जाना है, बस सिंपल पता होना चाहिए। कॉलोनी मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आकर रह रहे होते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स इसका एग्जाम्पल है। फिलामेंटस फॉर्म क्या होता है बच्चों, जब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल्स, क्या बना रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल्स, जिसको आप फिलामेंट कहते हो, और इस फॉर्म को हम कहते हैं फिलामेंटस फॉर्म, जो किसमें देखने के लिए मिलता है, यूलोथ्रिक्स में देखने के लिए मिलता है, आपको स्पाइरोगाइरा में देखने के लिए मिलता है। तो ये है आपके फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, ये है आपके फिलामेंटस फॉर्म। A few of marine forms such as kelps form massive plant bodies. तो इन्हीं का एक और एग्जाम्पल है बच्चों kelps, जो मैसिव प्लांट बॉडी बनाता है। तो यही कह रहा है बुक कि जो साइज और फॉर्म्स है वो वेरिएबल है। ठीक है, कॉलोनी भी मिलती है आपको, फिलामेंटस भी मिलता है आपको, मैसिव प्लांट बॉडीज भी मिलती हैं, तो इसीलिए क्या है, साइज शेप वेरिएबल है। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into a thallus. Thallus हमें पता है क्या है, हमने समझ लिया है। thallus होती है undifferentiated plant body, यानी कि plant body root stem leaf में differentiated नहीं है। ठीक है, हर फ्रैगमेंट एक नए thallus पे क्या करता है, बनाता है, उसको डेवलप करता है। Asexual reproduction is by the production of different types of spores, the most common being the zoospore. Asexual reproduction कैसे होता है बच्चों, स्पोर्स की हेल्प से। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स रिलीज होते हैं पेरेंट बॉडी से, जो जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेशन पे क्या बनेगा बच्चों, न्यू प्लांट्स। मोस्ट कॉमन स्पोर्स कौन से हमारे, मोस्ट कॉमन स्पोर्स है हमारे जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, जो चीज फ्लैजिलेटेड है वो मोटाइल है, इसलिए ये मोटाइल भी है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes.
जब दो गेमीट्स फ्यूजन से क्या बन रहा है बच्चों, आपका जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैसे हो रहा है ये, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स से। दीज गेमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, इनके पास फ्लैजिला हो सकता है, and similar in size such as Eulothrix, and non-flagellated यानी कि non-motile but similar in size such as Spirogara। ठीक है, such a reproduction is called isogamous। isogamous क्या होता है बच्चों, isogamous होगा फ्यूजन हो रहा है गेमीट्स में। कैसे गेमीट्स में, जो कि सिमिलर इन साइज है। ठीक है, या तो फ्लैजिला हो सकता है या तो फ्लैजिला नहीं होगा, बट जो गेमीट्स हैं वो क्या है, सिमिलर इन साइज है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने आपको एग्जांपल क्या दिया है, यूलोथ्रिक्स का, जो क्या है, फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर इन साइज है, और स्पाइरोगैरा का जो सिमिलर इन साइज है बट नॉन फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स dissimilar in size as in species Eudorina is termed as an isogamous। तो एन आइसोगैमस क्या होगा बच्चों, जिसमें जो फ्यूजन हो रहा है गेमीट्स वो डिसिमिलर है, किसमें, साइज में, सिमिलर साइज नहीं है उसका, इसीलिए वो डिसिमिलर इन साइज है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एन आइसोगैमस। फ्यूजन बिटवीन लार्ज वन नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज oogamous। oogamous क्या होगा बच्चों, फ्यूजन किनके बीच में, स्मॉल मोटाइल मेल गेमीट जब फ्यूज होगा लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमीट से, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, oogamous रिप्रोडक्शन। किसमें देखने के लिए मिलता है आपको, वॉलवॉक्स में और फ्यूकस में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। एल्गी बहुत काम की चीज है इंसानों के लिए। एटलीस्ट half of the total carbon dioxide fixation of earth is carried out by algae through photosynthesis। ठीक है, photosynthesis क्या हो रहा है, half of the carbon जो डाइऑक्सीजन देखो, half of the total carbon dioxide fixation जो अर्थ पे होती है, वो कौन कैरी आउट कर रहा है बच्चों, वो एल्गी कैरी आउट कर रहा है। कैसे, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज करेंगे, हमने पहले क्लासेस में बचपन में 10th में भी पढ़ा हुआ है कि बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ठीक है, ये और भी क्यों जरूरी है, दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस के हैं एज प्राइमरी प्रोड्यूसर of energy rich compounds which form the basis of the food cycles of all aquatic animals। हमने पढ़ा था कि largely aquatic है, ऊपर से ऑटोट्रॉफिक है, तो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं ये, किन के लिए, फूड साइकिल्स में, किनकी, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि लार्जली तो ये खुद ही एक्वेटिक है, तो किनकी फूड साइकिल्स का हिस्सा होंगे ये एक्वेटिक एनिमल्स की फूड साइकिल का ही हिस्सा होंगे। मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया and sargassum are among 70 species of marine algae used as food. Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloid water holding substance। Example algin जो brown algae produce करता है और carrageen जो red algae produce करता है, which are used commercially। Agar is one of the commercial products obtained by Gelidium, and Gracilaria is used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies। Chlorella, a unicellular algae rich in proteins, is used for food supplement even by space travelers। The algae are divided into three main classes: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है इस पूरे पैराग्राफ में, इसमें आपको इंपॉर्टेंस पता चल रही है, एक तरीके से आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पता चल रही है। किसकी, एल्गी की। एल्गी क्या क्या कर रहा है आपके लिए, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन कर रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, आपके एक्वेटिक एनिमल्स की फूड साइकिल्स का हिस्सा है, फूड सप्लीमेंट्स बनाता है। फूड सप्लीमेंट्स जैसे कि देखो, जो पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सरगैसम है,
ये जो मेराइन एल्गी है इनको फूड की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। जो आपका क्लोरेला है या जो आपका स्पाइरुलिना भी होता है, वो क्या करता है, वो रिच इन प्रोटीन्स है, और वो इवन जो आपके स्पेस ट्रैवलर्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोकोलाइड क्या होता है बच्चों, हाइड्रोकोलाइड होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं, किस चीज के काम आ रहे हैं, देखो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी इसको प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। ये कमर्शियली हम यूज करते हैं किन फॉर्म्स में, आपके यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर्म्स, अगार है, एल्जिन, ब्राउन एल्गी दे रहा है, कैराजीन जो रेड एल्गी दे रहा है। ये क्या है, ये कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगार भी एक हाइड्राक्लोराइड है, हाइड्राकोलाइड है, जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट है। जो कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों, जो प्रोड्यूस करता है जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। तो आपने 3 हाइड्रोकोलाइड के बारे में पढ़ा, पहला है एल्जिन, फिर है कैराजिन और अगार के बारे में, ठीक है। जो आपके जो अगार हैं, जो हमें जेलिडियम से और ग्लासिलेरिया से मिल रहे हैं, वो हम यूज करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने में, वो आइसक्रीम्स या जेलीज को प्रिपेयर करने में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये था आपका फंक्शन, किस चीज का इंपॉर्टेंस था, फंक्शन था एल्गी का ह्यूमन के लिए, मैन के लिए, इन वैरायटी ऑफ वेज। अब इसकी लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो इसी में बताया हुआ है कि हम एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वो क्लासेस कौन सी है, क्लोरोफाइसी क्लास नंबर 1, पियोफाइसी नंबर 2 और रोडोफाइसी क्लास नंबर 3। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन क्लासेस को डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स को डिस्कस करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे और हल्का सा एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये सब हम करेंगे आपके पार्ट 2 में, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। स्टे ट्यून्ड, तब तक आप यहाँ तक इसको पढ़िए, जो समझ ना आए वो पूछें और पुराने चैप्टर्स का रिविजन जारी रखिए। आई विल सी यू विथ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर वेरी सून।